बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना खातिर। प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही टाइम से तमाम निगाहें जहाँ पर थी वो था वफाकी बजट 2026 और 27। आखिरकार जो है वो वफाकी हुकूमत ने ये बजट पेश कर दिया है। हमने देखा कि इस बजट के अंदर जो है वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, जहाँ पे लोगों ने ये कहा कि तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत ही बड़ा इजाफा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमें वो इजाफा नज़र नहीं आया होते हुए सिर्फ 10% जो है वो तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। एक आम आदमी पर इसका बोझ किस हद तक बढ़ेगा, जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं उसका हमारी इंडस्ट्रीज़ को क्या जो है वो बेनिफिट होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, तमाम तर चीज़ें जो है वो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे। बहुत सारे जो है बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी हमारे साथ यहाँ पर होंगे। तो आज के प्रोग्राम में जो एक अभी तक गुत्थी सुलझ नहीं पा रही बजट के हवाले से कि इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, वो आज गुत्थी हम सुलझाने जा रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि रिसेंटली जो है बजट भी पेश किया गया, और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बजट के बाद की जो हलचल थी उसके बारे में बताना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है ऑल पाकिस्तान कस्टम एसोसिएशन के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि इस बजट से किस हद तक मुतमईन नज़र आते हैं आप। सर, क्या कहते हैं आप कि जो बजट पेश किया गया है, व्हाट डू यू थिंक कि इससे मुतमईन हैं आप? देखें, ये मेरे ख़्याल में एक बैलेंस्ड बजट था, और इसके अलावा जो है ये बजट दे भी नहीं सकते क्योंकि इनकी बाइंडिंग्स है IMF के साथ। तो कस्टम के हवाले से मैं कुछ बात करूं, इन्होंने कानून में चेंजिंग की है कि कस्टम में जो है कुछ इन्होंने बहुत हार्श किस्म की प्लेंटियाँ लगाई हुई थी कि अगर आप गुड्स डिक्लेरेशन फाइल नहीं करेंगे 20 दिन में तो वैल्यू का 25% आपको जो है प्लेंटी लगती थी। अब वो पावर थी फेडरल इसकी गवर्नमेंट की, वो इन्होंने पावर जो है डेलीगेट कर दी है बोर्ड को। अब बोर्ड जो है ट्रेडर्स के साथ बैठ के उसको रैशनलाइज ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से कर लेगा। मज़ीद इन्होंने ACD में कमी की है। ACD जो है 4% से 2% कर दिए, 2% को 0 कर दिया। RD का स्लैब जो मैक्सिमम 45 था उसको 20% पे लेके चले गए, और जो 20% है उसके अंदर मज़ीद 20% कर्म करके उसको 18 कर दिया। यानी RD जो है 20% पे कैप कर दिया। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है ना। अच्छा, बहुत अच्छा इकदाम। आपको क्या लगता है कि इस बजट के बाद आपको क्या लगता है कि कहीं पर जो है वो बराह रास्त अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे पहले हैवी कस्टम ड्यूटीज़ भी पे करनी पड़ती थी, तमाम चीज़ें, आपको लगता है कि कहीं पे रिलीफ मिल रहा है? डेफिनेटली ये जो 2% या 20% का RD का रिलीफ है ये कस्टमर को पास ऑन होगा। ये इम्पोर्टर अपनी पॉकेट में कभी भी नहीं रख सकता, इनको पास ऑन करना पड़ता है। और इन्होंने अपनी पॉलिसी में जैसे बताया है कि 2030 तक जो है ये टैरिफ को मैक्सिमम 15% पे लेके आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आगे मार्केट में पास ऑन होती हैं, ये आम पब्लिक को रिलीफ मिलेगा इससे, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, बजट के हवाले से जो है वो इस वक्त हम पूछेंगे। हमारे साथ अली साहब यहाँ पर मौजूद है जो कि जो है वो पाकिस्तान LPG मार्केट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। उनसे जानते हैं सर कि इस वक्त जो बजट पेश किया गया है उसकी जो ग्रोथ है उसको आप क्या समझते हैं कि उसके अहदाफात पर किस हद तक ये उतरा है? क्या अहदाफ दिए गए थे और क्या अहदाफ अभी नज़र आ रहे हैं? देखें, आपको जैसे कि बताया कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के ग्रोथ के अहदाफ पूरे नहीं हुए, वी वर बिलो 2.5 ऐसे कुछ फिगर था। इस दफ़ा जो ग्रोथ का उन्होंने रखा है वो भी उन्होंने जो है रियलिस्टिक रखा है। बट मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताता चलूँ कि हम लोग क्योंकि इंपोर्ट सेंट्रिक इकोनॉमी है तो हम हायर ग्रोथ रेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी हम ग्रोथ रेट में इजाफा होगा उतनी हमारी इंपोर्ट में इजाफा होगा। और अगर हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है उसको सप्लीमेंट करने के लिए तो फिर हम IMF के ही शिकंजे में रहेंगे। तो बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो तरसीलात हैं उसके अलावा हमें फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक्सपोर्ट्स जब तक हम अपने नहीं बढ़ाएंगे हम इसी शिकंजे में फंसे रहेंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ज़र मुबादला आएगा तो हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मगर यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री का और जो हमारे एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं हम उसको भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो अगर हम ये जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम 100% टैप कर ले और ये एक्सपोर्ट्स अपनी $50 बिलियन पे ले जाएं तो फिर हम एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट की तरफ जा सकते हैं। दानिश सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि ये टैक्स कंसल्टेंट है। उनसे पूछते हैं, सर क्या समझते हैं आप, टैक्स पर छूट तो दी गई है लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें तो उस पर कोई खासा हमें नज़र नहीं आता। अच्छा, इसमें ऐसा है कि देखें, इसको एक चीज़ को हमें अपने ज़हन में रखना है कि ये IMF की प्रोग्राम के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट ने बजट बनाया।
तो गवर्नमेंट ने जो जितना पॉसिबल था सैलरी क्लास को उसको उन्होंने रिलीफ दिया है। तकरीबन 22 लाख से 72 लाख के दरमियान जिन लोगों की एनुअल सैलरीज हैं उनके ऊपर टैक्स रेट का अराउंड 4 से 5% कट है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी हेल्दी थिंग फॉर द इकॉनमी। दूसरी बात है एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स रेट्स कम किए हैं, इट्स ऑल्सो गुड साइन। दूसरी प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज के ऊपर टैक्स रेट्स आधे कर दिए हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आपके जो कैपिटल वैल्यू टैक्स था, जो वो प्रॉपर्टीज़ जो अनडिक्लेयर्ड है और फॉरेन पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान से बाहर बनाई हुई हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो अननेशनल थे, उनको गवर्नमेंट ने बैलेंस आउट किया। तो मेरे हिसाब से टैक्स में जो गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती थी उन्होंने दिया। सुपर टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर टैक्स पहले 15 करोड़ से ऊपर था, अब उन्होंने इसको स्लैब बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया है और तमाम जो है वो 50 करोड़ से नीचे जितने भी लोगों के ऊपर सुपर टैक्स माफ़ कर दिया है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, एक्सपेक्टेशंस इंसान की बहुत कुछ होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट प्रोग्राम में रहते हुए हमें रिलीफ दे सकती थी उसको रिलीफ दिया। अच्छा, बहुत सारे इस वक्त हमारे साथ लोग यहाँ पे मौजूद है, इसी से हवाले से जो टैक्स पर बात हो रही है उसी पर जो है वो हम बात करेंगे सुहेल साहब से, जो कि पाकिस्तान यार्ड मर्चेंट एसोसिएशन के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं। उनसे जानेंगे। सर, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस बजट जो पेश किया गया, आप क्या समझते हैं कि कितना रिलीफ रखा गया और कितना जो है वो रिलीफ नहीं रखा गया है? आप कितना मुतमईन नज़र आते हैं? अच्छा, पहले तो मैं वज़ीर ख़जाना साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को करता हूँ। एक्सपोर्टर को जो 88 अरब का इन्होंने बेनिफिट किया है वो बहुत अच्छा है। एक प्रॉपर्टी पे 4% से 2.5 जो फाइलर के लिए वो रिलीफ दिए, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा मेन इशू ये है कि मैं पाकिस्तान यार्ड मर्चेंट का एक्स चेयरमैन हूँ। हमारा डेलीगेशन वज़ीर ख़जाना साहब से भी मिला। कमर्शियल और इंडस्ट्री का फ़र्क है 4.8, इससे 90 अरब रुपए का फ़र्क आता है। हम ये कहते हैं जो इंडस्ट्री प्रॉपर है उनको फुल सपोर्ट दें, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो फेक इंडस्ट्री है, जो कमर्शियल और इंडस्ट्री चैप्टर है 1125, उससे 90 अरब का फ़र्क आता है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कमर्शियल इंडस्ट्री के डिफरेंस को सेम करना चाहिए। इसमें मुल्क का भी फ़ायदा होगा, टेक्सटाइल हमारी रीढ़ की हड्डी है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा। और कमर्शियल इंपोर्टर इंपोर्ट करके छोटी छोटी जैसे वाटर जेट हैं, लूम्स हैं, 4.5 लाख लूमों को सप्लाई करते हैं। फैसलाबाद, कराची, लाहौर इंपोर्टेड यान आते हैं, कोरिया, जापान, चाइना, तकरीबन 1300 कंटेनर आते हैं। तो इसको हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था हम देखेंगे, हम इसका डिफरेंस जो है 1% करेंगे, लेकिन अभी भी 5% डिफरेंस है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो शाहिद अली साहब मौजूद हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी सर, क्या समझते हैं आप कि दावे और वादे तो सारी सी बातें हर बार किए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भी अब ये समझ चुके हैं कि हुकूमतें जो है वो बेवफा भी होती है सर, लेकिन आम इंसान को जो एक रिलीफ देने की बात की गई थी हमें इस बजट में वो नहीं नज़र आया। आप क्या समझते हैं, किस हद तक आपको ये बजट लगता है कि अवामी बजट है? मुझे बहुत उम्मीद थी शहबाज शरीफ साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि इस बजट में आम लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो मैंने आज हेडलाइंस देखी हैं सारी, अब तो फाइनेंस बिल बढ़ने के बाद ही सही पता चलेगा, उसमें मेरे को आम लोगों के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। ख़ासकर मैं अपनी शोबे से बात करूँगा, हम इस पर उम्मीद थे कि छोटी गाड़ियों पे ड्यूटी कम की जाएगी, जिससे हर आम आदमी को गाड़ी इजीली मिल जाएगी। आप भी ले सकती हैं छोटी गाड़ी, हम भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, लेकिन वो आम आदमियों की पहुंच से छोटी गाड़ी दूर हो गई है, आम आदमी की पहुंच में नहीं है। तो इस बजट में आम लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हाँ, एक इकदाम इन्होंने किया है, जो बाइकों पे, रक्शों पे जो ईवी हैं उस पर इन्होंने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, और बड़ी गाड़ियों पे ईवी पे इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। चले ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें छोटी गाड़ियों के लिए इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये आम लोगों का बजट नहीं है, ये वही एलीट क्लास लोगों का बजट है जैसे शुरू से होता हुआ आ रहा है। तो आप आम लोगों का भी ख्याल रखें, उनको भी थोड़ा कोई रिलीफ दें इस बजट में। अभी भी चीज़ें हैं जो आप सही कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप कर देंगे सही। मोहम्मद शहरोज़ साहब, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर, मुझे बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक कि इस बजट को, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आम आवाम का अपना घर बनाने का हर इंसान का ख्वाब होता है। हमने ये देखा वज़ीर आज़म की स्कीम पर भी उन्होंने जो है वो 71 अरब का बाकायदा पैकेज रखा, बजट किया। अब आप क्या समझते हैं, आवाम पर इसका बराह रास्त इम्पैक्ट पड़ेगा? थैंक यू सो मच सना। सबसे पहली चीज़ कि बिल्कुल बराह रास्त आवाम पे फ़र्क पड़ेगा दो तरीके से। पहला तरीका ये कि इसमें गरीब लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया।
दूसरा ये कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है ना तो उसके साथ अलाइड कुछ लोग 40, कुछ लोग 50, कुछ लोग 70 इंडस्ट्री कहते हैं, वो भी चलती है कि टाइल वाले भी चल रहे हैं, नलके वाले भी चल रहे हैं, तो इस तरह से रोज़गार में बेहतरी आती है, बढ़ता है। तो ये हिस्सा तो बहुत ही शानदार है। लेकिन ओवरऑल अगर बजट में देखे जाएँ तो 2 एरियाज़ ऐसे हैं जो कि और नज़र रखने वाले, जैसे IT इंडस्ट्री में 10 से 18% सेल्स टैक्स मुश्किल हो गई, अब स्मगलिंग बढ़ेगी और लोग मतलब इंडस्ट्री पे फ़र्क आता है। इसी तरीके से सोलर, अब इस मुल्क में जहाँ पे बिजली आती नहीं है, सोलर पे सेल्स टैक्स बढ़ाना वो सेंस नहीं देता। सिमिलरली और भी मसाइल है, मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट का कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा कि एक्सपोर्ट वो बढ़ाने पे कोई काम किया हो, कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग की हो, नहीं है सना, वो वाला ऐसा भी नहीं है। सो ओवरऑल कोई ख़ास होपफुल नहीं है। अब पूरे बजट का इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़रा नज़र नहीं आते मुझे आपका ये। नहीं, अभी तो इट वुड बी टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन येस अभी तक कोई ऐसा रोड मैप नज़र नहीं आया जिससे मुल्क बहुत तरक्की करे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका मज़ीद। हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है वो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसको इस बजट में मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता था, अलबत्ता नहीं किया गया है। जनाब, बजट जो है वो इस वक्त पेश हो चुका है। मुख्तलिफ लोग जो है वो अपनी अपनी राय इस बजट के हवाले से दे रहे हैं, लेकिन जो राय हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, कहीं ना कहीं इस बजट का आप समझें कि ओवरऑल खुलासा अगर हम किसी शख्स से पूछे तो वो गलत ना होंगे साकिब फयाज साहब जो है उनसे जानना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बजट के ऊपर या फिर मईशत के ऊपर, तमाम तर सिचुएशंस के ऊपर वो उनकी निगाह जो है एक बहुत ही गहरी निगाह उनकी रखी होती है। बहुत सारे सजेशंस भी उनके होते हैं जिन पर अगर अमल किया जाए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मईशत बहुत बेहतर हो सकती है। इस वक्त इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साकिब फयाज साहब जो कि FPCCI के जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और चेयरमैन हैं BMP प्रोग्रेसिव के। उनसे जानेंगे कि सबसे पहले तो ये बजट जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, सजेशन थे, कितना उस पर जो है वो पूरा उतरा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बताइएगा कितना ये बजट जो है वो आपके सजेशन पर, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा? देखिए, अभी जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच हमने उनकी अभी सुनी, अभी डिटेल एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने स्टडी नहीं किया, हमारी टीम पूरी अभी वो स्टडी कर रही है, वो भी हमारे सामने आ जाएगा। इसमें हम अगर मैं एक एट ग्लांस एक जो अगर मैं कमेंट करूं तो एक मिला जुला रुझान है। कुछ बातें हमारी मानी गई हैं, कुछ बातें हमारी नहीं मानी गई हैं, कुछ अधूरी मानी गई हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें जैसे हमारा जो था मुतालबा वो था कि एक्सपोर्टर को कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो कैसे कम की जाए। जो एक्सपोर्टर के लिए हमारा था कि फ़ाइनल टैक्स रिजीम जो है वो बहाल की जाए, लेकिन वो मुतालबा नहीं माना गया। लेकिन उसमें जो कि एक टैक्स जो उसके ऊपर था 1% प्लस 1% 2% जो कि बनता था उसको 1.25% कर दिया गया। लेकिन जो स्पिरिट जो थी हमारी डिमांड की वो यही थी कि फ़ाइनल टैक्स रिजीम में उनको लाया जाए ताकि उनको ऑडिट की परेशानियां और दूसरा जो फिर से उनको जो है वो FBR की जानिब से कोई और उनसे पूछताछ ना की जाए। दूसरा हमारा जो था मुतालबा वो था सुपर टैक्स हमारा आधा मुतालबा माना गया। उसमें 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक जो इनकम थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, सुपर टैक्स से मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। लेकिन 50 करोड़ से ऊपर जो है वो 10% था पहले, उसको 8% कर दिया गया, कुछ कम किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको 5% होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो जो हमारा एक्सपोर्टर है, हमारा बिजनेसमैन है, वो पहली बहुत एक हैवी टैक्स बर्डन उसके ऊपर है, और 50 करोड़ के ऊपर 8% बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो जब अगर उसको 5% कर दिया जाएगा तो मेरे ख्याल में कुछ उसको रिलीफ मिलेगा।
एक जो हमारा मुतालबा माना गया कुछ आधा, वो ये था कि आईटी सेक्टर के ऊपर जो टैक्स है 0.25% था। हमारा ये मुतालबा था कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे दी जाए आईटी सेक्टर के लिए और उसको 0.25 को 10 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए कि 0.25% ही रहेगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी से ही जो है वो कुछ नताइज हासिल हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको 3 साल के लिए अभी फिक्स किया है। मैं समझता हूँ आइंदा बजट में उसको मज़ीद वो एक्सटेंड करेगी, लेकिन अगर वो 10 साल के लिए फ़िक्स कर दिया जाता तो इसमें एक बहुत अच्छा असर पड़ता और हमारी आईटी एक्सपोर्ट ही हमारी एक वाहिद हमें उम्मीद है कि जिसमें एक अच्छा पोटेंशियल है और हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। ये फ्रीलांसर्स हैं, हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आईटी सेक्टर्स के जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो जो है इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको उन्होंने आधा माना, लेकिन उस तरह नहीं माना। आप क्या समझते हैं कि ये बजट आपको आईएमएफ के दबाव में लग रहा है कहीं ना कहीं, कि आईएमएफ की कितनी आपको इस बजट के अंदर जो है वो मुदाखलत नज़र आ रही है? देखिए, आईएमएफ का प्रोग्राम जहाँ पर भी होता है, हमने वहाँ देखा है कि उस कंट्री में वो इंपोर्ट बढ़ती जाती हैं और एक्सपोर्ट्स कम होती जाती हैं। तो इधर भी अभी जो इस बजट में जो एक टारगेट फिक्स किया गया एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट का, वो $32 बिलियन का फिक्स किया गया। अभी जो है वो मुश्किल से उधर ही $28, $30, $32 इसी में हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। तो अभी भी कोई इतना बड़ा कोई एस्टिमेट नहीं दिया गया कि कोई एक्सपोर्ट ऐसे कोई हमारी आगे बढ़ेगी। जबकि इंपोर्ट का जो एस्टिमेट जो पेश किया गया वो $70 बिलियन का पेश किया गया, जो कि पहले अभी इस साल जो है वो 60 बिलियन, तकरीबन 62 या 63 बिलियन हमारी इंपोर्ट हुई है। तो इसका मतलब है जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा वो बहुत बढ़ जाएगा। अब हमारा जो है तकरीबन इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि $35 बिलियन का जो है वो ट्रेड डेफिसिट हम फेस करेंगे। अगेन फिर वही हमें ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो वो रेमिटेंस करते हैं, उसी के ऊपर हमारा इन्हिसार होगा। सर मुझे ये बताइएगा, इस बजट से या फिर अगर हम सूबों के बजट की बात करें, वो जो आने वाले वक्त में वो भी हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन बजट का बराह रास्त आवाम को भी एक इंतज़ार होता है, हमारे जो आम आवाम है, तनख्वाहदार तबके को भी उसका इंतज़ार होता है। सर आप क्या समझते हैं कि इस महंगाई के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 10% या फिर 7% इजाफा करना तनख्वाहों में, क्या समझते हैं, ये दुरुस्त फैसला लग रहा है आपको इस वक्त हुकूमत का? देखिए, इस बजट में 15,200 अरब रुपए का एक टैक्स रेवेन्यू का एक टारगेट रखा गया, जो कि FBR टैक्स कलेक्ट करेगा। पिछली मरतबा जो था वो टारगेट जो अभी इस साल मेरे ख्याल में जो अचीव होगा वो 13,000 अरब रुपए का होगा। तकरीबन 2,200 अरब रुपए मज़ीद जो है वो टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं तो वो उसका किसी न किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी न किसी बिज़नेस के ऊपर वो टैक्स आयद होंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर आएगा, और वो जो है वो उसके ऊपर अगेन जो भी प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर पर आएगा और आम आवाम पर आएगा। तो उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ा दी गई है, और जब पेट्रोल की जब प्राइस बढ़ती है तो हर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है और तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं, और उससे इन्फ्लेशन भी होती है, और जो हमारी इंडस्ट्रियल गुड्स भी जो हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए भी प्रोडक्ट हैं, वो भी महंगी हो जाती हैं। सर ये बताइएगा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपकी नज़र में जो अब तमाम सूबों को कहा गया है कि तमाम तर जो सूबे हैं वो वफाक को बजट देंगे, अपना हिस्से में से बजट देंगे, आपको क्या लगता है कि अभी तो सबने अग्री भी कर लिया है, हमें नज़र आ रहा है कि एक हैप्पी फैमिली की तस्वीर भी इस वक्त हमें नज़र आ रही है, सो बाद में इसका इम्पैक्ट सूबों पर पड़ते हुए आपको नज़र आ रहा है? मैं समझता हूँ कि ये बल्कि बिजनेस कम्युनिटी का तो ये मुतालबा था कि आप जो है जो भी फंड्स हैं वो बिल्कुल ही लोअर जो इंतज़ामिया होती है वो शहर की या जो बल्दियात है वो फंड्स उसको दिए जाएं, और अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में वो आते हैं, वो फंड आते हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट उसको देती है, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा एक बेहतर ये मॉडल होगा, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से भी हमारी यही
हमारी डिमांड थी। तो अगर वो इफ़ाक जो है वो अगर फ़ंड अपने हाथ में वो रखती है और वो एक्सपेंड करती है, क्योंकि बहुत मरतबा हमने ये देखा है कि सूबे जो हैं वो तमाम सूबे उस तरह जो है उसके ऊपर वो सर्फ नहीं कर पाते या उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता। शुक्रिया सर आपका। और इस वक्त जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये तमाम तर गुफ्तगू जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जनाब, ये बड़ा इनिशियली है, ये बड़ा अर्ली है कि हम किसी पॉइंट पर पहुंच जाएं, क्योंकि जो है वो बाद में ही ये तमाम तर चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अभी बजट जो है वो वफाक का बजट आया जिस पर बहुत सारी नज़रें थी, बहुत सारी आंखें थी, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत सारी हमारी थी कि कहीं ना कहीं जो है वो एक आम इंसान को इस बजट से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो रिलीफ बराह रास्त मिलता हुआ जो है वो नज़र नहीं आया है। जैसे आपने देखा कि ओवरऑल जो बजट पेश किया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आई हैं। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये बजट कितना एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरा है, इस वक्त इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं अदनान पराचा साहब। उनसे जानते हैं कि इस बजट को वो कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि जो बजट पेश किया गया है, व्हाट डू यू थिंक, इस बजट को आप कैसा देख रहे हैं? इस बजट के बारे में तो अब बिज़नेस कम्युनिटी 1 से 2 दिन के बाद अपना फ़ीडबैक देगी, क्योंकि अभी तो एक मैक्रो लेवल पे बजट पेश कर दिया गया है। तो अब FPCCI और दूसरी तंजीमें जो है अक्रॉस द पाकिस्तान अपना फ़ीडबैक देंगी कि उसके अंदर क्या चीज़ है। अब साथ के साथ ये देखना चाहिए कि इस बजट के अंदर जो हमारे जो मेन चंक था, जो हमारे रेमिटेंस जनरेट करते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं रखा गया। जो रेमिटेंस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजते हैं, जो कि आपका फेडरल मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद ऑन करती है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का गैप हमारा यही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कवर करते हैं। और इस साल जो है मई के महीने के अंदर रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख़ में रेमिटेंसेस आई हैं 4 अरब और 30 करोड़ डॉलर के करीब। तो ये एक रिकॉर्ड है और पाकिस्तान के जो इकॉनमी की स्टेबिलिटी है इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजह से मुमकिन हो रही है। तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट के अंदर कोई रखा जाएगा, इस साल ऑन किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 बजट्स के अंदर कोई उनके लिए कोई खातिर खा कुछ भी नहीं रखा जा रहा था। पिछले बजट्स में देखें तो वो एक स्कीम लॉन्च की गई थी कि जी $50,000 या $1,00,000 के करीब आप भेजें तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जो है ना 85% के करीब जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं अनस्किल्ड लेबर, ड्राइवर और स्किल्ड लेवल के कैटेगरीज़ के हैं, और जो स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स के अंदर रह रहे हैं इस टाइम पे। तो उन 85% को भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने 5 साल 7 साल के बाद मुड़ के पाकिस्तान आना होता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ कोई लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम या कोई ऐसी स्कीम होती जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद ज़ामिन बनती ताकि उनके साथ फॉर्जरी ना होती उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा खुशाइना इकदाम होता। क्योंकि हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका पोटेंशियल जो है वो 40-41 अरब डॉलर का नहीं है, उनका पोटेंशियल $50 बिलियन का है। और ये हम पोटेंशियल लूज़ कर जाएंगे, क्योंकि आने वाले जो अभी जो ख़ित्ते के अंदर जो हालात व वाक़यात चल रहे हैं, तो उसके बाद वो देखना ये पड़ेगा कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इंटैक्ट वहाँ रहते हैं, उन ममालिक के अंदर जॉब क्रिएशन होगी कि नहीं होगी, या कुछ वो इस टाइम पे वहाँ उन ममालिक के अंदर, क्योंकि वो सब तमाम ममालिक जो है ना अब डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में भी डिफेंस बजट बढ़ा है, बहुत अच्छा खुशाइना है। पिछले 1 साल में हमारे जो फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम ने और हमारी जो पाक अफवाज ने जो मार्का हक और ये सारी चीज़ें जो की हैं, तो ये हमारा फ़ख्र है और हमारे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ऑन किया गया है। तो जब पाकिस्तान को ऑन किया जा रहा है हमारे डिफेंस में, तो हमारी मईशत के लिए हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी ऑन करना चाहिए था इस बजट में। तो इस बजट में वो अनफॉर्चुनेट फिर इग्नोर किया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले टाइम में अगर रेमिटेंसेस के अंदर कमी होगी तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होगी, क्योंकि ये रेवेन्यू बेस्ड बजट था और इसके अंदर फर्दर टैक्सेशन का इजाफा हुआ है। तो हमें रेमिटेंस इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म्स के अंदर रेमिटेंसेस ही वाहिद हमारे पास हल है, जिसके अंदर हम 6 से 8 अरब डॉलर का इजाफा करके और हम ये कर सकते थे, इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट का गैप कवर कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप मुआवजा करें
पिछले 3 साल का, तो हमारे 3 साल के अंदर तकरीबन 23.5 लाख वर्क फोर्स पाकिस्तान से बाहर गई है। उस 23.5 लाख में 17 लाख और 85,000 के करीब लेबर और सिर्फ ड्राइवर गए हैं। 3.25 लाख के करीब हमारी दूसरी लोअर कैटेगरीज गई हैं। तो जो हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग थे वो 3 साल में 2 लाख और 10-15 हज़ार के करीब गए हैं। तो हमारा मेन चंक जो है वो आपके सामने आ गया कि 85% 90% के करीब हमारा जो मेन चंक है वो हमारी लेबर क्लास है। उसके लिए सोचना पड़ेगा, और साथ के साथ यहाँ पे जो टेस्टिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर शफाफियत लाने की बहुत अशद ज़रूरत है। जो स्किल डेवलपमेंट के और जो डिफरेंट प्रोग्राम वफाक में और सूबों में चल रहे हैं उसके अंदर देखना पड़ेगा। अभी भी उनके लिए भी बजट रखा गया, बहुत खुशाइना है, क्योंकि हमें अपनी यूथ को, जो वर्केबल यूथ है, उसके लिए सोचना है, क्योंकि वही हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो जो प्राइवेट सेक्टर में जिन अदारों को एलोकेट किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट का फ़ंड, जो पैसा जो हमारे टैक्स पेयर्स का है, वो बेसिकली उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि लड़के को सिर्फ 2, 2.5, 3, 4 महीनों की सर्टिफिकेशन के बाद उसको बेरोज़गार नहीं छोड़ना। उसको उस इंस्टीट्यूट को, जो भी प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का फ़ंड लेके चल रहा है, उसको बाउंड करना चाहिए कि आप ओवरसीज़ इसको जॉब प्रोवाइड करेंगे खुद से, या फिर आप लोकल इंडस्ट्री के अंदर कहीं पे इसको इंजेक्ट करेंगे। क्योंकि इसमें ये देखें, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री इस टाइम पे क्राइसिस में है, बिजली, गैस, दूसरी टैक्सेशन की वजह से, तो ऑलरेडी जो है अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो बढ़ रही है। तो साथ के साथ हम और इंजेक्ट कर रहे हैं सर्टिफिकेशन के बाद। ये वो सर्टिफिकेशन है जो देने के बाद हमारे पास तो ऑलरेडी हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो इतनी तादाद में मौजूद हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। इस टाइम पे तो सबसे आसान काम हो गया, स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर इजाफा हो रहा है। ये बहुत अलार्मिंग है। ये सब अभी आपसे सवाल था कि व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम अभी ख़ित्ते की सिचुएशन देखते हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट हमें नज़र आती हैं, उसका ओवरसीज़ पर क्या इम्पेक्ट आपको नज़र आ रहा है पड़ता हुआ? देखिए, इस टाइम पे तो इस सिचुएशन की वजह से हमारे जो मेन चंक है वो गल्फ़ स्टेट्स हैं, जहाँ पे हमारे तकरीबन आप देख लें कि 55 से 60% जो हमारी वर्क फोर्स है हमारी सिर्फ एक सऊदी अरेबिया जाती है, दूसरे ममालिक के अंदर हमारी मैन पावर जाती है। तो उस वजह से हमारा बिज़नेस जो है वो कम होता जा रहा है, और कम होने के साथ साथ हमें ये देखना है कि ये कमी अगले 1 साल तक रहेगी। भले इस टाइम पे जंग की ख़त्म भी हो जाए या उसके अंदर कोई ऐसे सिनेरियोज़ है, तो आपका ये 1 साल तक ये फील्ड कम से कम इफ़ेक्ट रहेगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि रेमिटेंसेस के अंदर जुलाई ऑनवर्ड कहीं कमी ना पेश आ जाए, और हमारा जो वर्क फोर्स का हम बिज़नेस जनरेट नहीं कर पा रहे, हमें B2B बिज़नेस नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे गल्फ़ ममालिक इस टाइम पे क्राइसिस में हैं और वो वर्क फोर्स पाकिस्तान से, दूसरे ममालिक से नहीं ले रहे। हमारे 5 से 6 गल्फ़ ममालिक इस टाइम पे अफेक्टेड हैं। उसकी वजह से मैं ये दरख्वास्त करूँगा, इस टाइम पे हम ना क्या करते हैं कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का जो ये चैप्टर ऑन किया गया था, उठाया गया था, उसके बाद इसके ऊपर हर दूसरे चौथे महीने नई से नई ट्रेनिंग, नई से नई सर्टिफिकेशन, नई से नई इंजीनियरिंग करते रहे हम, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च हो रहा है। 25% आपकी कॉस्ट बढ़ गई बाहर जाने वाले की, अब वो कॉस्ट भी बढ़ गई, करप्शन भी हो गई, और साथ के साथ हमारा अब मैन पावर का बिज़नेस भी कम हो रहा है। तो इसके बारे में सोचना है हमें पूरी। हम बिज़नेस कम्युनिटी तो श्योर ही कर सकते हैं, हम सजेशंस दे सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो हमारी ब्यूरोक्रेसी ने और हमारे हुकाम बाला ने करनी है, तो इसके बारे में सोचना होगा। अदरवाइज़ जो है रेमिटेंसेस के अंदर इफ़ेक्ट पड़ना और साथ एक्सपोर्ट के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ना, अगले फिस्कल ईयर के बजट के लिए हमारे लिए टारगेट्स अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो है वो कि ओवरसीज़ की तरफ से हम हमेशा ही ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत बड़ी तादाद पे रेमिटेंस हमें तो रिसीव होते हैं, लेकिन अलबत्ता ओवरसीज़ के लिए क्या सहूलियात दी जा रही हैं, अभी ये तमाम तर बात कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि बजट जो है वो रिसेंटली पेश हुआ है। अभी भी 10 से 15 दिन बाद ही जो है वो ओवरऑल सिचुएशन खुल कर भी सामने आएंगी। सो लेट्स सी, होप्स अच्छी रख सकते हैं, बाकी जो है वो लेट्स सी कि क्या होता है। आप हमारे साथ रहें। इस तमाम तो सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ शबीर मंशा साहब मौजूद है, जो कि पाक चाइना बिज़नेस काउंसिल के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मुझे
बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक, आपकी नज़र में अगर हम इस बजट के हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो टैक्सेस के ऊपर कमी तो हमें नज़र आई है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सुपर टैक्स के ऊपर भी कमी नज़र आई है? तनख्वाहदार तबके की अगर हम बात की जाए तो उस पर भी हमने देखा कि बहुत सारे चीज़ें थी टैक्सेस पर, उस तरह की कमी जो कि वादे किए जा रहे थे कहीं ना कहीं हमें नज़र नहीं आई। सो व्हाट डू यू थिंक कि कितना हम सोच रहे थे और कितना ये बजट IMF के दबाव में हमें नज़र आया? यकीनन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि क्योंकि IMF की डायरेक्शन से और उनकी तरफ से ये एक बजट आता है तो उसमें तो बहुत कम इम्कान होता है कि फ़िस्कल स्पेस गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत ने एज ए सुपर टैक्स जब लगाया था आज से चंद साल पहले, तो एक वादे के साथ लगाया था कि मुल्क में एक स्पेशल हालात थे, सैलाब आया हुआ था और उसके लिए 1 साल का ऐलान किया गया था फ्लोर पे कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे, और आज तक वो सुपर टैक्स नहीं ख़त्म हुआ। और हमारी फेडरेशन का भी मुतालबा था, हमारे प्रेसिडेंट का भी और बाकी मैनेजमेंट का भी कि जी के इसको विड्रॉ किया जाए, और उसके बावजूद ये विड्रॉ नहीं किया गया, इसमें मॉडिफिकेशन की गई है। अब इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं एतमाद साजी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जो चीज़ कमिट की जाए उसको उसी तरह मनोअन अमल होना चाहिए, और अगर वो मनोअन अमल नहीं होता तो उसमें यकीनन इसमें कुछ चीज़ों में रद्दोबदल किया गया है। 50 करोड़ से कम वाले कुछ हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस की गई हैं, 50 करोड़ के ऊपर कुछ सेक्टर्स को किया गया है, एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ दिया गया है, लेकिन ये नाकाफ़ी है उन कमिटमेंट्स के मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेज़ हैं जो कि स्पेशली SEZs के अंदर हैं, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के अंदर, जिनके अंदर प्रॉब्लम आप देखेंगे कि जी के ऑलरेडी वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उन पर सुपर टैक्स फिर भी लगता है। तो ऐसी कंपनियां जो नई कंपनियां इस किस्म की अट्रैक्शन नहीं पाती हैं इसको, तो फिर तो FDI जो हमारी फ़ॉरेन की है वो नहीं आ पाती है, और हमारे यहाँ फ़ॉरेन एक्सचेंज डायरेक्ट या फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं आ पाती। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र में जो ये बजट पेश किया गया है, व्हाट डू यू थिंक कि इसमें आपको क्या ऐसी अहम चीज़ लग रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मईशत ग्रोथ हो सकती है, उसकी मईशत को इस पर जो है वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे EV पॉलिसी है, EV पॉलिसी के अंदर जब इन्होंने इंक्लूड किया है हुकूमत ने रिक्शास को, जब वो इंक्लूड किया गया है E-बाइक को, जब इंक्लूड कर लिया गया है कि बसेस को, जब इंक्लूड किया गया है ट्रक्स को, ये एक्चुअली एक अच्छा इक़दाम है। इसमें पॉजिटिविटी हम इस तरह देख सकते हैं कि ये पब्लिक की चीज़ें हैं, पब्लिक एट लार्ज यूज़ करती है, अवामुन्नास यूज़ करते हैं, और अगर जैसे ट्रक्स हैं अगर उनको जिस तरह इंक्लूड किया गया है ट्रांसपोर्टेशन में, अगर अखराजात में, कार्स पर तो हमें कोई ऐसे खासा कोई रिलीफ नहीं नज़र आया। पहले तो इलेक्ट्रिक कार्स की भी बात की जा रही थी कि पेट्रोल की अगर हम देखें जो पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, सो एक होप की जा रही थी कि बहुत सारे लोग जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ अब मूव करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी आवाम को रिलीफ ना देना, तो कहीं ना कहीं वो एक रुझान जो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ भी जा रहा था वो भी अब पीछे हटता नज़र आ रहा है। फिर अगर हम गाड़ियों की भी बात करें कि आम इंसान जो है वो जब एक गाड़ी, छोटी गाड़ी लेना चाह रहा था, अब कहीं ना कहीं उस पर भी कोई रिलीफ ना देते हुए जो है वो क्या समझते हैं कि आवाम कितना पीछे जा रही है अब इससे? जहाँ तक EV व्हीकल का ताल्लुक है, नॉर्मल EV व्हीकल है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है और उसको एक्सटेंड किया गया है, तो शायद ये एक सही इक़दाम है, कंटिन्यूटी है उस पॉलिसी के अंदर, और उसके अंदर कोई बढ़ाया नहीं गया, कम किया गया है और कंटिन्यू किया गया है, तो वो एक सही इक़दाम है। लेकिन जब इसको इंक्लूड कर लिया गया कि सब्सिडाइज सेलिंग होएगी और हुकूमत सब्सिडाइज़ करेगी E-बाइक वालों को, तो एक बहुत पॉजिटिव बात है। अब गरीब आदमी को पेट्रोल के बदले में E-बाइक अगर सब्सिडाइज़ होएगी तो ये पॉजिटिव है। इसी तरह अगर रिक्शा जो कि एक आम आदमी और गरीब आदमी की सवारी है, अगर उसके अखराजात में रिक्शा चलाने वाला और उसका ख़ानदान को पैसे कमाएगा या जो उसका यूज़र है उसको पहले से सस्ती चीज़ मिलेगी, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के अंदर जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी और वो EV बसेस आएंगी, तो EV बसेस के अखराजात वो नहीं होंगे जो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल पे चलते हैं, पेट्रोल डीजल पे चलते हैं, तो अगेन उसमें भी गवर्नमेंट इस पोजीशन में होगी कि कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ पहुंचा सके। इंशाल्लाह होप कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस बजट को देखते हुए और तमाम तर हुकूमत की अगर हम बात करें पॉलिसीज़ को देखते हुए, कहीं ना कहीं ये मेरा खुद का ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 पहियों से हमें 2 पहियों पर लाने के चक्कर में इस वक्त जो है वो पड़ गई है। लेट्स सी, होप्स अच्छी रखते हैं। और ये बजट भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें नज़र आया, इसमें जो छोटी गाड़ियों के ऊपर बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया गया था, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत थी। अलबत्ता ये तमाम चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ मज़ीद खुलेंगी, इसको मज़ीद स्टडी किया जाएगा, मज़ीद देखा जाएगा
कि कौन कौन सी चीज़ें दुरुस्त की जा सकती थी जो कि नहीं की गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस बजट के अंदर दुरुस्त रही हैं, ये चीज़ें अभी कहना कबल अज़ वक्त है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।